Hello, Asper. Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. Welcome back to your own channel that is Idea Growth. This is Richa Sharma, your social science educator. आपने हमारा प्रमो तो देख ही लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा बच्चा कि हम आपके लिए 2 नए बैचेस लेके आए। यस, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि हम क्लास 9 और क्लास 10 के लिए न्यू बैचेस लेके आए हैं, जिसके अंदर हम जो आपका टर्म 1 का कोर्स आने वाला है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं, पूरी फुल प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। हम ऐसी स्ट्रेटेजी लेके आए बच्चा कि हम आपका जो टर्म 1 का कोर्स है उसको हम किस हिसाब से कंप्लीट करवाएंगे। जो भी आपका अपडेटेड सिलेबस है हम पूरा सब कुछ कंप्लीट करवाएंगे आपका, और वो किस हिसाब से होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एक चैप्टर है तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक आपका 1 शॉट वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर पूरे चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन रहेगा आपका। उसके बाद हम उसका एमसीक्यूज देंगे, जिसके कारण आपकी जो टर्म 1 की प्रैक्टिस है वो भी आपकी अच्छे से हो जाएगी। तो ये तो हमारी स्ट्रेटेजी थी, और ये सिर्फ सोशल साइंस में ही नहीं, ये आपको हर सब्जेक्ट में मिलेगा। सोशल साइंस, साइंस एंड मैथ्स तीनों में मिलेगा। और साथ के साथ में आपको हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आप हिंदी, इंग्लिश और जो कंप्यूटर है उसका भी आप क्या कर सकते हो, उसका भी आप देख सकते हैं। आपको उसके भी सारे वीडियोस अपलोडेड मिलेंगे। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि आपका पूरा जो पैकेज है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि ये तो ठीक है कि हम ये आपके लिए लेके आए, इसके अलावा हम आपके लिए और भी चीज़ें लेके आए बच्चा। कुछ सरप्राइजेज हैं, कुछ डिस्काउंट कूपन्स है आपके लिए। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आपको पता है कि यूट्यूब पे जो चैनल है, यूट्यूब पे जो हमारा कोर्स है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाते हैं, अगर वहाँ आप चेक करते हैं तो आप वहाँ देखेंगे कि वो आपका क्या है, कि कुछ आपका वहाँ फ्री कंटेंट है और कुछ आपका बोलना चाहिए एक तरह से हमने चार्ज करा हुआ है। जो हमने चार्जेबल रखे हैं उन कंटेंट के वो बहुत ही कम है, बहुत ही मिनिमम है। आपको लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा कम हमने प्राइजेस रखे, बहुत ज़्यादा हाई प्राइजेस नहीं रखे। बट बच्चा उसके बाद भी अगर आप चाहो तो उसको परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो चार्जेस ज़्यादा है और आप परचेज नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, हमने उसके लिए भी एक दूसरा ऑप्शन निकाल के रखा है। दूसरा ऑप्शन ये है आपके लिए कि आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको हमारा वीडियो प्रॉपर देखना पड़ेगा। प्रॉपर देखने के बाद उसी में आप देखोगे कि आपको लिंक दी रही होगी जिसके अंदर आपके कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे। ओके, 10 क्वेश्चंस दिए होंगे। तो आप उस लिंक पे जाके सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनरोल करना पड़ेगा, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है। आप इनरोल करने के बाद आप जब वो उस कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो पार्टिसिपेट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, आपको क्या करना है, वो सर्टिफिकेट हमारे साथ शेयर करना है। आप कहाँ कहाँ शेयर करोगे हमारे साथ, एक तो आप हमारे साथ FB और इंस्टा पे शेयर करोगे विद द हेल्प ऑफ #ideogrown.in। इसके अलावा आप हमें मेल करेंगे, किस पे आप मेल करेंगे, support@ideogrown.in पे आप हमें मेल करेंगे। आप ये तीनों जगह हमारे साथ आपका जो सर्टिफिकेट है उसको आप शेयर करेंगे, एंड देन हम उसको चेक करने के बाद लेट्स सी कि आपका लक कितना अच्छा है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या कूपन, क्या डिस्काउंट मिलता है वो डिपेंड करता है। तो बच्चा हमने आपको दोनों तरीके से आपका कर दिया कि अगर आप चाहें तो उसको मतलब परचेज भी कर सकते हैं, जिसका चार्ज बहुत कम है आपका। और अगर आप परचेज नहीं करना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करके अपने कंटेंट को फ्री भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गई बच्चा आपकी क्लास, मतलब कैसे कोर्स को आप इनरोल कर सकते हैं, कैसे आप उसको फ्री में ले सकते हैं एंड ऑल। अब मैं बात करती हूँ आपके, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्लास 9 एंड 10 के लिए हमने बैचेस रखे हुए हैं। दोनों के अंदर हमने सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई की है। क्लास 9 का जो बैच है उसका नाम है हौसले बैच, और क्लास 10 का बैच है यलगार बैच। तो आप लोग भी रेडी हो जाइए हमारे साथ आज का वीडियो देखने के लिए। आपको पता है ये जो है वो इकोनॉमिक का वीडियो, इसके अलावा आपके 10th क्लास के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं।
राइट। इसके अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर मैं आपको आज क्या पढ़ाने वाली हूँ, चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट। ओके, देखेंगे कि डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है, इकोनॉमिक के पर्पज से क्या होता है और कौन कौन से उसके अंदर टॉपिक्स है। हम सारे टॉपिक्स वन शॉर्ट वीडियो के अंदर मिनिमम टाइम के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं, वो भी बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो वेलकम टू दी सोशल साइंस क्लास। एज यू नो दैट हम क्लास 10 का इकोनॉमिक का चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट करने वाले हैं। ये आपका वन शॉट वीडियो है जो कि आपके टर्म 1 के कोर्स के अकॉर्डिंग हमने डिजाइन किया है। ओके बच्चा, नाउ जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट, तो आप डेवलपमेंट से क्या समझते हो, डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है आपका। एक तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि आप डेवलपमेंट का मीनिंग क्या समझते हो, तो आप क्या बोलोगे, मैम ग्रोथ करना, एक लेवल एडवांस आना, राइट। ठीक है, तो डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है, आप जब ग्रोथ करते हो एक लेवल एडवांस जाते हो। लेकिन बच्चा ये ध्यान रखना, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो एक्चुअली में दोनों डिफर करते हैं। कैसे डिफर करते हैं, जो डेवलपमेंट होता है ना आपका, आप उसका एक तरह से बोलना चाहिए आप उसको मेजर नहीं कर सकते, और जो आपका ग्रोथ है आप उसको क्या कर सकते हो, मेजर करके बता सकते हो। ठीक है, इन टर्म ऑफ क्वांटिटी। ओके, डेवलपमेंट को इन टर्म ऑफ क्वांटिटी आप नहीं बता सकते, बट आप ग्रोथ को इन टर्म ऑफ क्वांटिटी आप मेजर कर सकते हो। और साथ के साथ में जो डेवलपमेंट होता है ना, ग्रोथ जो होती है ना आपकी, वो क्या होती है, वो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए होती है। और जो डेवलपमेंट होता है ना, हम जब बहुत सारी क्राइटेरिया को मिला के बात करते हैं जब हमारा डेवलपमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि हम ओवरऑल सारी चीजों की ग्रोथ को मिला के जब हम एक टर्म को यूज करते हैं, वो हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ओके, समझ में आया आपको। जैसे कि अगर मैं सोशल साइंस की बात करूं, ठीक है, तो सोशल साइंस एक तरह का आपका सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, ये इसके पार्ट है। वैसे ही डेवलपमेंट एक आपका पूरा बोलना चाहिए एक तरह से पूरा ग्रोथ का पूरी ग्रोथ है। और जो आपका ग्रोथ है ना, वो सिंपल छोटी छोटी चीजों से मिलके बना हुआ है, राइट। नाउ अब हम प्रॉपर डेफिनेशन पे आए। सो हियर development is a concise process of economic and social advancement in term of quality of human being। ठीक है, यहाँ क्या बोला जा रहा है आपको, जो डेवलपमेंट है वो कंसाइज प्रोसेस है। किस चीज का कंसाइज प्रोसेस है, वो आपका इकोनॉमिक एंड सोशल एडवांसमेंट का। ओके बच्चा, गॉट इट। डेवलपमेंट क्या है आपका, कंसाइज प्रोसेस है किसका, इकोनॉमिक एंड सोशल एडवांसमेंट का। किसके टर्म में, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ओके, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ जो है उसका ये एक तरह से कंसाइज प्रोसेस है इकोनॉमिक एंड सोशल एडवांसमेंट का। गॉट इट बच्चा, समझ में आया आपको। नाउ इट इज अ ओवरऑल प्रोसेस ऑफ इंप्रूवमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, डेवलपमेंट क्या है आपका, ओवरऑल प्रोसेस है किसका, इंप्रूवमेंट का। एंड चेंज रिक्वायर्ड फॉर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, और हम उसके अंदर जो चेंजेस लेके आते हैं वो क्यों लेके आते हैं, जिसके कारण हमारी जो आप बोलना चाहिए एक तरह से लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या हो सके, वो बेटर हो सके। ओके, नाउ एग्जाम्पल की हम बात करें तो इकोनॉमिक, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, एजुकेशन एंड एटसेट्रा। जब ये सारी चीजें हमारे पास होती है, हमारे पास इनकम हमारी अच्छी हो, हमें इक्वल ट्रीटमेंट मिले, फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी मिले, रिस्पेक्ट मिले, एजुकेशन मिले, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा ओवरऑल क्या हो रहा है, आपका डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, तो डेवलपमेंट का आपको मीनिंग समझ में आया। एक तरह का ये कंसाइज प्रोसेस होता है जिसके अंदर इकोनॉमिक एंड सोशल एडवांसमेंट होता है। किस टर्म के अंदर होता है, किस लिए होता है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ के लिए। इसके अलावा हम इसको बोलते हैं कि ये एक तरह का आपका ओवरऑल प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपका इंप्रूवमेंट होता है। ठीक है, ओवरऑल प्रोसेस है ये किसका, इंप्रूवमेंट का, जिसके कारण मतलब जो भी चेंजेस आते हैं उसके अंदर, उससे आपका क्या होता है, रिक्वायर्ड फॉर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। जो भी आपका लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या हो, और ज्यादा बेहतर बने और ज्यादा बेटर बने। ओके, एग्जाम्पल आपने इसका देख ही लिया। नाउ अब हम देखेंगे डेवलपमेंट गोल। ये डेवलपमेंट गोल होते हैं वो आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो हम देखेंगे कि किसके अकॉर्डिंग क्या होता है वो। तो जब हम डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं तो क्या चीज क्लियर है इसके अंदर, एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि जो डिफरेंट पीपल होते हैं उनके गोल डिफरेंट होता है। ठीक है, किसी का भी सेम गोल नहीं होता, सबका गोल डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी मैं आपकी बात करूं तो आपका गोल क्या है बच्चा, आपका गोल ये है कि 10th क्लास में आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आना है, राइट। हमारा गोल क्या, अगर मैं मेरे गोल की बात करूं तो मैं ये चाहूंगी मेरे जो स्टूडेंट है उनके मार्क्स अच्छे आए,
ठीक है, मेरा जो चैनल है वो ग्रो करे, सबको मेरा कंटेंट पसंद आए। ओके, तो ये क्या है, एक तरह से आपका गोल अलग है, मेरा गोल अलग है, राइट। अब कोई इंसान जॉब कर रहा होगा तो उसका गोल क्या होगा कि उसका गोल ये होगा कि उसको है ना उसकी सैलरी बढ़ जाए, उसका प्रमोशन हो, तो ये उसका गोल होगा। तो ऐसे गोल सबका क्या होता है, डिफर करता है। दूसरी चीज, डेवलपमेंट गोल कैन बी कॉन्फ्लिक्टिंग, ठीक है। जो डेवलपमेंट गोल है वो कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब कि एक के लिए अगर कोई चीज डेवलप है तो दूसरे के लिए जरूरी नहीं है वो चीज डेवलपमेंट हो। ओके, तो ये हम नहीं बोल सकते कि अगर कोई चीज किसी एक ह्यूमन बीइंग के लिए डेवलपमेंट है तो वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट है। हो सकता है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो सकता है बल्कि उससे उसको प्रॉब्लम हो, ये भी हो सकता है। अब वो आपको कैसे समझ में आएगा, जब मैं आपको एग्जांपल दूंगी आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि डेवलपमेंट गोल कॉन्फ्लिक्ट करते हैं आपके, ठीक है। या डेवलपमेंट गोल अगर किसी के लिए डेवलपमेंट है तो किसी और के लिए वो डिजास्टर भी हो सकता है या उससे उसको प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेट्स सी कैसे होगा वो। सो सबसे पहले हम देखेंगे आपका डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। अलग अलग जो पीपल होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट गोल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ एग्जाम्पल दिए। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है लैंडलेस रूरल लेबरर, ठीक है। जो लेबर होते हैं आपके लैंडलेस रूरल, उनके लिए डेवलपमेंट गोल का क्या मीनिंग है। उनके लिए डेवलपमेंट गोल का मीनिंग है बच्चा, वेयर इज द पेन, हाँ ये रहा। उनके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, बेटर वेजेस, उनको वेजेस क्या हो, अच्छे से अच्छी मिले, ज्यादा से ज्यादा काम वाले दिन मिले उन्हें, मतलब कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए। साथ के साथ में वो ये चाहेंगे कि उनके जो बच्चे हैं उनके लिए लोकल स्कूल अच्छा प्रोवाइड किया जाए, गवर्नमेंट स्कूल जो उनके लोकल एरिया में हो, जिसकी क्वालिटी एजुकेशन की क्या हो, अच्छी हो, और साथ के साथ में उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये उनका डेवलपमेंट गोल है, ठीक है। जो आपके लैंडलेस रूरल लेबरर है उनका क्या होगा, एक तो वो ये चाहेंगे उनकी जो वेजेस है, जो उनको मजदूरी मिलती है वो क्या हो, वो आपकी बढ़ती जाए, ठीक है, अच्छी हो जाए वो। इसके अलावा वो ये चाहेंगे कि उनको कम दिन नहीं ज्यादा दिन काम करने को मिले। तीसरी चीज वो ये चाहेंगे कि ऑब्वियसली बात है ये उनने उनके लिए सोच लिया, साथ के साथ में वो ये भी चाहेंगे कि जो उनके बच्चे हैं, ठीक है, जो उनके चिल्ड्रन है, जो उनके बच्चे, उन्हें क्या मिले, उन्हें अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिले, वो भी उनके लोकल एरिया के अंदर, उन्हें बहुत ज्यादा ट्रैवल करके कहीं जाना ना पड़े। इसके अलावा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ओके, तो ये तो आपको समझ में आया जो कि लेबर थे उनका डेवलपमेंट गोल क्या था। अब हम दूसरे का देखेंगे। अब हमारा जो सेकंड एग्जांपल है वो है आपका कि जो फार्मर होते हैं, ठीक है, वो भी कैसे फार्मर, प्रॉस्पेरस फार्मर जो है उनका गोल क्या है, ठीक है। प्रॉस्पेरस फार्मर मतलब कि जो जिनके पास बहुत सारी जमीन है और उनके पास एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होता है, लाइक दैट, ठीक है। तो अगर हम उनकी बात करें तो वो क्या चाहेंगे, उनकी जो फैमिली की इनकम है वो क्या हो जाए, और इंक्रीज हो जाए, ठीक है। अभी वो जितना अर्न करते हैं वो ये चाहेंगे कि वो इस टाइप से, आपका बोलना चाहिए एक तरह से, चीजों को यूज करें, टेक्नोलॉजी को यूज करें, जिसके कारण उनकी जो इनकम है और क्या हो जाए, वो हाई हो जाए। इसके अलावा हाई क्रॉप प्राइजेस, वो ये भी चाहेंगे जो क्रॉप के प्राइस है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली बात है उन्हें तो सेल करना है ना, तो वो तो यही चाहेंगे कि क्रॉप की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाए, जिसके कारण उन्हें प्रॉफिट ज्यादा हो। साथ के साथ में वो ये भी चाहेंगे कि उन्हें जो लेबर मिले वो कैसे मिले, हार्ड वर्किंग एंड चीप मिले। ओके, एक तो बहुत मेहनत करने वाले मिले और कम पैसों पे मिले। तो देखो आप इनको ही कंपेयर करो, तो वो लोग क्या चाह रहे थे, तो जो आपके लैंडलेस लेबर है वो क्या चाह रहे थे कि उनका जो वेजेस है वो क्या हो, आपके ज्यादा हो, है ना, बेटर वेजेस हो, और ये क्या चाहते हैं, चीप हो, राइट। तो ये देखो कैसे दोनों का जो गोल है वो डिफरेंट है, साथ के साथ में कॉन्फ्लिक्ट भी कर रहा है एक तरह से ये, ठीक है। बट यहाँ ये इतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है जिसके कारण किसी का डिजास्टर हो, ठीक है, यह नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी दूंगी जिसके अंदर आप देखोगे कि किसी के लिए तो बहुत ही ज्यादा वो चीज डेवलप होती है और कुछ लोगों के लिए तो वो डिजास्टर हो जाती है। ओके, नाउ थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं हम। थर्ड एग्जाम्पल इज फार्मर डिपेंड ओनली रेन। हम उन फार्मर की बात करेंगे जो कि मतलब उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी एंड ऑल नहीं है, तो वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, रेन के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी जो भी उनका एग्रीकल्चर है उसको करने के लिए। तो अगर वो रेन के ऊपर डिपेंड है तो वो क्या चाहेंगे, वो ये चाहेंगे कि एक तो उनके लिए या तो एडिक्वेट रेनफॉल हो, ठीक है, रेनफॉल प्रॉपर हो आपका,
अगर रेनफॉल प्रॉपर नहीं है तो जो उनकी इरिगेशन फैसिलिटी वो उन्हें प्रॉपर प्रोवाइड की जाए, ठीक है, क्योंकि उन्हें पानी की कमी है, राइट उनके पास इरिगेशन फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है, उनके पास पानी प्रॉपर नहीं है, तभी तो वो इरिगेशन नहीं कर पा रहे हैं उनकी फील्ड के अंदर। तो वो क्या चाहेंगे, या तो आपका रेनफॉल प्रॉपर हो, अगर रेनफॉल प्रॉपर नहीं हो रहा है तो उनके लिए इरिगेशन फैसिलिटी दी जाए। ओके, नाउ फोर्थ अगर हम बात करेंगे, रूरल वुमेन फ्रॉम लैंड ओइंग फैमिली। अभी हम बात करेंगे, ये मान के चलो एक रूरल एरिया है, वहां एक विमेन है, वो क्या चाह रही है, वो जिसकी खुद की बोलना चाहिए एक तरह से जमीन जायदाद है, ठीक है, खुद का लैंड है उसका, तो उसके लिए बोलना चाहिए एक तरह से क्या मतलब उसके लिए क्या डेवलपमेंट गोल होगा। अब ठीक है कि उसके पास प्रॉपर्टी है एंड हॉल सॉरी, तो बच्चा यहाँ हम क्या देख रहे थे, यहाँ हम ये देख रहे थे कि जो विमेन है, रूरल विमेन है, वो क्या चाहती है, जिसकी फैमिली बहुत अच्छी खासी है, उनके यहाँ प्रॉपर्टी है, बट वो क्या चाहती है, उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा। तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल होगा कि वेयर इज द पे, हाँ, उसके लिए डेवलपमेंट गोल होगा कि उसको एक तो प्रॉपर्टी के अंदर शेयर मिले, ओके, जैसे कि पहले नहीं दिया जाता था गर्ल्स को शेयर, अब वो क्या चाहेगी कि उसको प्रॉपर्टी के अंदर शेयर मिले, साथ के साथ में उसको रिस्पेक्ट मिले, डिग्निटी जो होती है वो एक तरह से मेंटेन रहे, और उसको फ्रीडम प्रोवाइड की जाए, ओके, और साथ के साथ में वो ये भी चाहेगी कि उसको गुड क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो विमेन के लिए आपका क्या होगा, एक तरह से बोलना चाहिए, जो वुमेन है आपकी, उसके लिए आपका क्या बोलना चाहिए, एक तरह से डेवलपमेंट गोल क्या होगा, एक तो वो प्रॉपर्टी के अंदर शेयर चाहेगी, साथ के साथ में उसको रिस्पेक्ट मिले, एक तरह से डिग्निटी मेंटेन रहे, फ्रीडम दी जाए, और साथ के साथ में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी उसको प्रोवाइड की जाए, ये उसका डेवलपमेंट गोल होगा। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, जो हमारा एम है या जो हमें नहीं है हमारे पास, हम उसको पाना चाहते हैं, ठीक है, हम उसको जो पाना चाहते हैं वही क्या होगा, आपके लिए डेवलपमेंट गोल होगा, ठीक है। जो चीज आपके पास ऑलरेडी है आप उसको डेवलपमेंट गोल नहीं बोलोगे, ओके। नाउ इसके अलावा जो फिफ्थ एग्जांपल है वो क्या है, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, ठीक है, मान के चलो कोई लड़का लड़की या कोई भी है, वो पढ़ा लिखा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उसके पास क्या नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है, उसके पास जॉब नहीं है, उसके पास कोई भी करने के लिए काम नहीं है, तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा, एक तो वो ये चाहेगा कि उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, पहली चीज, राइट, उसको जॉब मिल जाए, मतलब कि साथ के साथ में जॉब मिल जाए, तो ऐसा नहीं है कि जॉब मिल जाए बट सैलरी अच्छी ना हो, जॉब कैसी मिले, गुड सैलरी के साथ उसको जॉब मिले, और साथ के साथ में जॉब की सिक्योरिटी भी मिले, मतलब ऐसा नहीं कि पता चला है 2 दिन जॉब करी, 2 दिन बाद उससे बोल रहा है कि नहीं अब आप जा सकते हैं एंड ऑल। तो उसके लिए क्या होगा कि एक तो एम्प्लॉयमेंट मिले, क्योंकि उसके पास अभी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जॉब नहीं है, तो उसको जॉब मिल जाए, एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, सैलरी उसकी अच्छी है, और जॉब सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड की जाए, ये उसके लिए डेवलपमेंट गोल होगा। नाउ इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, आपकी एक लड़का है, एक बॉय है, जो कि रिच अर्बन फैमिली में रहता है, ठीक है, रिच अर्बन फैमिली में रहता है, एक सिटी में रहता है, उनकी फैमिली बहुत ज्यादा रिच है, तो उसके लिए क्या डेवलपमेंट गोल होगा, उसके लिए डेवलपमेंट गोल ये होगा कि ऑब्वियसली बात है वो स्टडी कहीं जाके अब्रॉड में करना चाहेगा, और वो अपने करियर को अच्छा बनाना चाहेगा, क्योंकि अब्रॉड में जाके स्टडी करके आएगा तो ऑब्वियसली बात है कि उसका करियर क्या होगा, अपने आप अच्छा हो जाएगा, ठीक है, तो ये उसका डेवलपमेंट गोल होगा। नाउ ये तो बेटा हमने देख लिया कि कैसे डेवलपमेंट गोल किसी एक के लिए डिफरेंट है और किसी एक के लिए क्या है वो डिफरेंट है, ठीक है, सबके लिए डेवलपमेंट गोल सेम हो ये जरूरी नहीं है, सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपकी क्लास की बात करूं तो आपके क्लास के जो सारे बच्चे उनका अभी डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि उन्हें क्लास 10 के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, राइट, तो ये आपका सेम हो सकता है, बट ये आप किसी और से कंपेयर करोगे तो उनका ये डेवलपमेंट गोल नहीं होगा, ठीक है, तो सबका डेवलपमेंट गोल क्या होता है, डिफर होता है, वो हमने इतने सारे एग्जाम्पल के साथ देख लिया। अब जो हमारा सेकंड है वो ये है कि जो डेवलपमेंट गोल है वो डिफर तो होता था, साथ के साथ में कॉन्फ्लिक्टिंग भी है, तो हम देखेंगे डेवलपमेंट गोल कॉन्फ्लिक्टिंग कैसे हो सकता है आपका, ओके। सो व्हाट मे बी डेवलप फॉर द अदर्स, it may be it may even be destructive for other,
अब क्या बोला जा रहा है, हो सकता है जो किसी के लिए, जो चीज किसी के लिए डेवलपमेंट हो रही है वो किसी और के लिए डिस्ट्रक्टिव हो। ओके, एग्जाम्पल की हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, मेट्रो, फुटपाथ, फ्लाईओवर एंड एटसेट्रा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ डैम बनता है, मेट्रो बनते हैं, फुटपाथ बनता है, या कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है, तो एज यू नो दैट मैक्सिमम जनों को इसका क्या होता है, बेनिफिट होता है। ठीक है, उनके लिए एक तरह से ये क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। लेकिन जिस एरिया में बन रहा है और जिसके कारण जो वहां के लोग रह रहे हैं उन्हें अपनी जमीन देनी पड़ रही है, उनका घर टूट रहा है, उन्हें अपनी जमीन देनी पड़ रही है, तो उनके लिए डेवलपमेंट गोल होगा कि नहीं होगा? उनके लिए तो ये क्या हो गया बच्चा, डिस्ट्रक्टिव हो गया। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव कैसे हो गया, क्योंकि जो उनके रहने वहने की जगह थी वही उनसे वहां से छीन ली गई। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है आपका कि एक तरह से आपका जो कुछ डेवलपमेंट गोल ऐसे होते हैं कि किसी के लिए वो डेवलपमेंट होते हैं और किसी के लिए वो डेवलपमेंट नहीं होते, डिस्ट्रक्टिव होते हैं। समझ में आया क्यों होता है ऐसा? आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, जो डैम बन रहा है तो ऑब्वियसली बात है सबके लिए अच्छा होगा वो। ठीक है, वहां का जो मतलब इंडस्ट्रियल एंड ऑल जो भी लोग होंगे उनके लिए भी अच्छा होगा, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन वहां जो लोग रहते होंगे, ठीक है, उनको उस जगह जहाँ डैम बनना है आपको, तो उनको उस जगह को खाली करना पड़ेगा। ठीक है, उनको वहां से शिफ्ट होना होगा, तो उनके लिए डेवलपमेंट गोल कैसे रहा? ठीक है, उनका तो पूरा लाइवलीहुड ही चला गया ना बच्चा, उन्हें तो अपनी पूरी लाइफ को चेंज करना पड़ा, तो उनके लिए क्या हुआ, एक तरह से डिस्ट्रक्टिव हुआ। ठीक है, समझ में आया आपको? नाउ अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली। ठीक है, जैसे कि हम है ना नर्मदा वैली में जो आदिवासी है उनकी हम बात करते हैं, तो दे डोंट वांट ह्यूज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड अदर साइड इंडस्ट्रियलिस्ट एंड मैन्युफैक्चरर वांट मोर डैम कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है यहाँ से, अगर हम नर्मदा वैली के आदिवासी की साइड की बात करें तो वहां के जो लोग हैं, ठीक है, जो आदिवासी है वो नहीं चाहते कि वहां डैम बने। क्यों? क्योंकि वहां डैम बनेगा तो उन्हें वहां से जाना पड़ेगा, उन्हें अपना लाइवलीहुड जो वहां रह रहे हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, और उन्हें कहीं और जाएंगे तो उनको कैसे खाएंगे, कमाएंगे, लाइवलीहुड का पूरा सब कुछ देखना पड़ेगा। राइट, तो उनकी जो सेटल लाइफ है वो क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से मतलब पूरी तरीके से वो अनसेटल हो जाएगी, पूरी तरीके से वो बिखर जाएगी। ओके, और यही जो इंडस्ट्रियलिस्ट है आपके या मैन्युफैक्चरर है, वो क्या चाहेंगे कि उनको डैम बनाया जाए। क्यों? क्योंकि उनको इस डैम से बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल उनको प्रॉपर प्रोवाइड करी जाएगी। अब इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल उनको प्रॉपर प्रोवाइड की जाएगी तो वो अपनी टेक्नोलॉजी का यूज कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है आजकल मैक्सिमम टेक्नोलॉजी किससे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो उनके लिए तो ये चीज क्या हो गई कि डैम कंस्ट्रक्ट होंगे तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, और इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा मिलेगी तो वो टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज कर पाएंगे, और वो ज्यादा यूज करेंगे तो ऑब्वियसली बात उन्हें प्रॉफिट होगा। और यही आपके जो आदिवासी है उनको क्या करना पड़ेगा, अगर कंस्ट्रक्शन होगा डैम का तो उन्हें अपनी जगह को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो देखिए किसी एक के लिए देखा जाए तो कितना ज्यादा डेवलपमेंट है, और दूसरे की साइड देखा जाए तो वो कितना ज्यादा गलत है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है डेवलपमेंट गोल आपका कॉन्फ्लिक्ट भी करता है। ओके बच्चा, नाउ अब हम देखेंगे इनकम एंड अदर गोल्स। ठीक है, जो इनकम एंड अदर गोल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसका मीनिंग ये होता है कि आपके जो गोल्स होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। एक नॉन मटेरियल थिंग्स गोल होते हैं आपके, और दूसरा मटेरियल थिंग्स गोल होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नॉन मटेरियल जो होते हैं वो आपके कौन से डेवलपमेंट या कौन से गोल होते हैं, और मटेरियल कौन से गोल होते हैं। ओके, सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मटेरियल थिंग्स, ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है आपका या डेवलपमेंट गोल जो है आपका वो मटेरियलिस्टिक है, तो वो कैसे बोलेंगे कि आपके पास अर्निंग अच्छी हो रही है, आपके पास पैसा अच्छा आ रहा है, आपके पास घर अच्छा है, आपको बोनस अच्छा मिल रहा है, आपके पास कार है, आपके पास टोटल सारी जो सुख सुविधा होती है, जो पूरी फैसिलिटी होती है वो आपको प्रॉपर प्रोवाइड की जा रही है, दैट इज योर मटेरियलिस्टिक गोल। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं मटेरियल थिंग्स होती हैं आपकी। ओके, नॉन मटेरियल की अगर हम बात करें तो इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए। मान के चलो आपके पास पैसा वैसा सब है लेकिन आपको इक्वल ट्रीटमेंट ही नहीं दिया जा रहा है, आपके साथ मतलब बहुत विकास सलूक किया जा रहा है, तो आपको ये अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो मटेरियल थिंग के साथ साथ आपके पास नॉन मटेरियल गोल भी होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आपका इक्वल ट्रीटमेंट, जॉब सिक्योरिटी आपकी,
रिस्पेक्ट, फ्रीडम, एटमॉस्फेयर, फ्रेंडशिप, ये सारी चीजें भी आपके पास क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो यहाँ ये बोला जा रहा है आपका कि इनकम के अलावा और कौन कौन से गोल होते हैं आपके। तो हमने दो देखे, एक मटेरियल थिंग देखी, एक नॉन मटेरियल थिंग देखी। मटेरियल थिंग की अगर हम बात करते हैं या हम बोल सकते हैं मटेरियलिस्टिक गोल की अगर हम बात करें, मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट गोल की अगर हम बात करें, तो आपका मनी, हाउस, बोनस एंड कार, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक चीज है, ठीक है। और यही हम नॉन मटेरियल थिंग की बात करें तो इक्वल ट्रीटमेंट, जॉब सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, एटमॉस्फेयर, फ्रेंडशिप, ये जो चीजें है ना वो आप खरीद नहीं सकते, राइट। ये मटेरियलिस्टिक नहीं है, इन्हें आपको मतलब लोगों से आप चाहते हो कि ऐसा हो, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आप, जैसे कि कुछ जगह देखा जाता है कि कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है आपका, ठीक है। तो वो भले कितने ही रिच हो लेकिन आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। या फिर आप जॉब कर रहे हो लेकिन वहाँ सिक्योरिटी नहीं है जॉब की, आपको यही मतलब दुख लगी रहती है या यही आपको डर लगा रहता है कहीं कल मेरी जॉब ना चले जाए, तो आप फ्री माइंड से जी नहीं पा रहे हो, ठीक है। इसके अलावा आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, आपके पास जॉब है लेकिन आपके जो बॉस है या वहाँ का जो एरिया है, वहाँ के जो भी मेंबर्स है वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देते, अच्छे से बात नहीं करते, आपको फ्रीडम नहीं दी जा रही है, आपको एटमॉस्फेयर जो है आपको वो प्रॉपर एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीजें आपके क्या आएंगे, नॉन मटेरियल थिंग्स के अंदर आएंगे। ओके, नाउ कंक्लूजन देखिए हम इसका, तो पीपल लुक एट अ मिक्स गोल, नॉन मटेरियलिस्टिक एंड मटेरियलिस्टिक फॉर डेवलपमेंट। इसलिए हम बोलते हैं जो लोग होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं आपके, वो मिक्स गोल को देखते हैं, ठीक है। वो सिर्फ ये नहीं चाहेंगे कि हमें मटेरियलिस्टिक थिंग मिल जाए तो हमारा काम चल जाएगा या नॉन मटेरियलिस्टिक मिल जाए तो काम चल जाएगा, नहीं। वो मिक्स गोल देखते हैं, वो ये चाहते हैं उनको नॉन मटेरियलिस्टिक एज वेल एज मटेरियलिस्टिक दोनों गोल मिले, मतलब दोनों ही वो चीजें फुलफिल हो, तभी वो क्या होगा, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट माना जाएगा। ये इसका कंक्लूजन निकलता है। ओके बच्चा, नाउ अब हम देखेंगे इफ यू गेट 3 ऑफर ऑफ जॉब विच वन इज योर प्रेफरेंस। मान के चलो आपको 3 जॉब के ऑफर मिले, ओके। तो अब आपको ये बताना है, सब अपनी अपनी राय बताएंगे, सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे, कि आप ये बताएंगे कि आपको क्या करना है, कि आपको बोलना चाहिए एक तरह से कि आप कौन सी जॉब को प्रेफर करेंगे, आपको ये बताना, ठीक है। तो मैं आपके बोलना चाहिए एक तरह से कमेंट का इंतजार करूंगी और मैं जानना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि सबकी प्रायोरिटी अलग होती है, ठीक है। सबका सोचने का तरीका अलग होता है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। तो हो सकता है कि कुछ लोग फर्स्ट ऑफर को चूज करें, कुछ लोग सेकंड ऑफर को चूज करें, कुछ लोग थर्ड ऑफर को चूज करें, ठीक है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगी और आप मुझे कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना। तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफर में आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, वहां जो जॉब है उसका क्या क्या बेनिफिट है, जॉब में वो क्या क्या दे रहा है। एक तो जो वर्क की प्लेस है वो आपके घर से बहुत दूर है, ठीक है, बट वर्किंग एटमॉस्फेयर जो है वो आपका अच्छा है। अब वो घर की जो जॉब, वो सॉरी जो आपकी जॉब प्लेस है वो घर से बहुत ज्यादा दूर है, जिसके कारण आप फैमिली को टाइम ही नहीं दे पा रहे, क्योंकि आपको एक तो आपकी 10 घंटे की जॉब और आने जाने में आपको इतना टाइम लग रहा है, 2 से 3 घंटे जाने का, 2 से 3 घंटे आने का, तो आपका पूरा टाइम ही इसी में चला जा रहा है, ठीक है। तो आप घर को क्या नहीं दे पा रहे हो, टाइम नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। अपॉर्चुनिटी टू लर्न, लेकिन आपको वहां अपॉर्चुनिटी मिल रही है लर्न करने की, कुछ सीखने की, और आपकी जो सैलरी है वो भी क्या है, आपकी अच्छी खासी है। दिस इज योर फर्स्ट ऑफर। सेकंड की बात करें, सेकंड जॉब ऐसी है आपकी कि वहां का जो पेमेंट है आपका वो क्या है बच्चा, वो कम है, लेस पे कर रहे हैं आपको, लेकिन यहाँ जॉब सिक्योरिटी मिल रही है। ओके, यहाँ आपके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं थी फर्स्ट वाले ऑफर के अंदर, यहाँ भी अपॉर्चुनिटी टू लर्न मिल रहा है, साथ के साथ में यहाँ आपको फ्रीडम भी मिल रही है, ठीक है। कि आपके पास फ्रीडम है, आपको कितना काम करना है, कैसा करना है, क्या करना है। यहाँ फर्स्ट ऑफर में आपके पास प्रॉपर इतनी फ्रीडम भी नहीं है, ठीक है। थर्ड की अगर हम बात करें, थर्ड है ऑफर आपका क्या, कि आपके पास आपको हाई पे दी जा रही है, जॉब सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है, आज जॉब है कल है या नहीं है, साथ के साथ में आप फैमिली को भी बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहे हो, बिकॉज बहुत हेक्टिक जॉब है आपकी, ठीक है। बहुत ज्यादा आपसे काम, अगर आपको हाई पे किया जा रहा है तो आपको, आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, आपसे काम बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, फ्रीडम भी वहां बहुत कम है, और जिसके कारण फैमिली को तो छोड़ो, आप खुद को ही टाइम नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। सबसे ज्यादा हाई पे जो है वो थर्ड ऑफर की है आपकी, ठीक है। जो थर्ड वाली जॉब है वहां सबसे ज्यादा हाई सैलरी है आपकी, बट ये सारी प्रॉब्लम्स है। नाउ टेल मी दैट आप कौन सी जॉब को लेना प्रेफर करोगे। ओके,
आप मुझे सॉरी आप मुझे ये बताइए कि आप कौन सी जॉब को लेना प्रेफर करोगे, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड को। अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक बहुत कम जने होंगे जो थर्ड जॉब को लेना प्रेफर करेंगे, मैक्सिमम जने फर्स्ट और सेकंड को लेना प्रेफर करेंगे, क्योंकि फर्स्ट के अंदर देखा जाए तो एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी कि वो आपके घर से दूर है। ठीक है, तो अगर वो आपके घर से दूर है, अगर आप मैनेज कर सकते हो या अपनी फैमिली को वहां शिफ्ट कर सकते हो, या फिर आप फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हो, आपके लिए ये मतलब ओके है, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप फर्स्ट जॉब को ऑफर कर सकते हो। या फिर जो सेकंड ऑफर है वो सबसे ज्यादा बेस्ट ऑफर माना जा रहा है, क्योंकि उसकी पे भले ही लेस है। लेस का मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल ये मान के चलो यहाँ अगर 60,000 मिल रहे हैं तो यहाँ 10,000 रुपए मिलेंगे, नहीं, यहाँ अगर 60,000 मिल रहे हैं तो यहाँ आपको 40,000 मिल जाएंगे। ओके, थोड़ी कम है पे, लेकिन जॉब की फुल सिक्योरिटी है, आपको सीखने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और साथ के साथ में आपको फ्रीडम भी मिल रही है, और आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे पा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हैक्टिक शेड्यूल नहीं है आपका। तो नाउ टेल मी दैट अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक मैं तो सेकंड जॉब ऑफर करती, मतलब एक्सेप्ट करती। अब आप मुझे ये बताओ आप कौन सी जॉब ऑफर करते हैं, जॉब 1, सेकंड और थर्ड। ओके, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। ओके, नाउ अब हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे बच्चा। So, national development refer to ability of a nation to improve standard of living of its citizen. अगर हम national development की बात करते हैं तो national development refer to ability of a nation, वो क्या बताता है, एक तरह का nation की ability बताता है। मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं जो भी वहाँ citizen रहते हैं उनका बोलना चाहिए एक तरह से जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कितना इंप्रूव हो रहा है, वो एक तरह से आपका क्या होता है, आपका नेशनल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जितना अच्छा स्टैंडर्ड लिविंग होगा सिटीजन का, इट मींस वो ये बताएगा कि नेशन उतना ही ज्यादा क्या है आपका डेवलप है। ओके, नाउ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन डिपेंड अपॉन पर कैपिटा इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी जिसको हम बोलते हैं, लिटरेसी रेट एंड एबिलिटी ऑफ हेल्थ एसेट्रा। अगर हम देखते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया कवर होते हैं, किन किन चीजों को हम कंसीडर करते हैं, वो हम देखने वाले हैं। ओके, तो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन डिपेंड अपॉन पर कैपिटा इनकम, आपका जीडीपी जो होता है वो, इसके अलावा लिटरेसी रेट एंड जो भी आपके हेल्थ के रिगार्डिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, ये सारी चीजों को मिला के हम किसी भी नेशनल डेवलपमेंट का पता लगा सकते हैं। राइट, ऑब्वियसली बात है वहाँ की सैलरी कैसी होगी, वहाँ का जीडीपी कैसा है, वहाँ का एजुकेशन क्या है, कितने लोग वहाँ पढ़े लिखे हैं, और वहाँ हेल्थ के ऊपर कितना क्या ध्यान दिया जाता है, कैसे हेल्थ सेंटर बने हुए हैं, इन्हीं सबसे आप किसी नेशनल डेवलपमेंट के बारे में बता सकते हो। नाउ दिस फैक्टर्स ऑल्सो कंसिडर एज मेजर ऑफ इम्प्रूवमेंट, और ये फैक्टर जो है वो क्या कंसीडर करते हैं, इसके कारण हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट को। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान के चलो पर कैपिटा इनकम पहले आपका एग्जांपल मान लो 1000 रुपीज, ठीक है, तो अब आपका क्या हो गया, वो 2000 हो गया। तो ये क्या हुआ आपका एक तरह से इम्प्रूवमेंट हुआ। आपने इसको कैसे देखा, आपने मेजर करके देखा। ठीक है, आपको समझ में आया कि ये इंक्रीज हुआ है। राइट, तो ये जो फैक्टर है उनको हम क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट के लिए, मेजर के लिए कंसीडर भी कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज। सो जब हम कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज की बात करते हैं तो आपका दो तरीके का कंपैरिजन होता है। एक होता है यूएनडीपी जिसको हम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं, और एचडीआरबी बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। आपको इन दोनों के बच्चा फुल फॉर्म याद होने चाहिए, बिकॉज हो सकता है वैसे भी आपका ऑब्जेक्टिव है तो आपसे ये पूछ लिया जाए। ओके, तो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जिसको हम एचआरडीबी बोलते हैं। ओके, दूसरा जो होता है वो कौन करता है, आपका वर्ल्ड बैंक बोलते हैं जिसको हम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके से आपका क्या किया जाता है, दो मतलब ये एक तरह से बोल सकते हैं दो इंस्टीट्यूट है आपके जो क्या करते हैं, एक तरह से कंट्री के बीच में कंपैरिजन करते हैं। ओके, अगर हम यूएनडीपी की बात करें कि यूएनडीपी किस फैक्टर पे कंपैरिजन करते हैं कंट्री का, तो वो करते हैं आपके पर कैपिटा इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो बच्चा कि आपके स्कूल में क्विज कंपटीशन है। ठीक है, अगर क्विज कंपटीशन है तो वो आपका कंपेयर मतलब जो बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा वो किसके बेसिस पे किया जाएगा, वो कैसे कंपेयर करके किया जाएगा। ऑब्वियसली बात है कि उसका नॉलेज स्किल कितना अच्छा है, वो कितने अच्छे से आंसर दे सकता है, ये सारी चीजें देखी जाएंगी।
अब यही आपका अगर स्पोर्ट्स में आपका कंपटीशन है तो वहां आपका क्या चेक किया जाएगा, इस स्पोर्ट्स में क्या आपका नॉलेज चेक किया जाएगा ना, उसमें ये देखा जाएगा कि आपकी बोलना चाहिए एक तरह से आपका है ना उस गेम के अंदर, आप उस गेम के अंदर कितने अच्छे हो, आपकी एक तरह से बोलना चाहिए वो जो गेम है आप उसमें कितने इंटरेस्टेड हो, आप उस गेम में कितने अच्छे हो, सारी चीजें वो वहां आपकी हाइट हेल्थ एंड ऑल वो गेम के अकॉर्डिंग उस चीज को कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही अगर यूएनडीपी की बात करें तो यूएनडीपी आपके 3 फैक्टर को मेन कंसिडर करता है किसी भी 2 कंट्री को कंपेयर करने में। फर्स्ट वन इज पर कैपिटा इनकम, सेकेंड वन इज हेल्थ एंड थर्ड वन इज एजुकेशन। ओके, मैं आपको बाद में जाके बताऊंगी कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है, डोंट वरी, बस अभी आपको ये याद रखना है कि यूएनडीपी के अंदर 3 क्राइटेरिया, ये 3 क्राइटेरिया या हम बोल सकते हैं 3 फैक्टर के बेसिस पे बताती है वो कंट्री के बीच में कंपैरिजन करती है। फर्स्ट वन इज पर कैपिटा इनकम, सेकंड इज हेल्थ, थर्ड वन इज आपका एजुकेशन। ओके, अगर यही हम डेवलप बैंक की बात करते हैं तो ये आपका सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे आपका क्या बताती है, आपका कंट्री का कंपैरिजन करती है। ओके, और एज यू नो दैट ना बच्चा कि हम कैसे बोल सकते हैं कि वहां की अगर इनकम अच्छी है तो वो डेवलप है, वहां का एजुकेशन कैसा है, वहां का हेल्थ कैसा है, हमें उसको भी कंसीडर करना चाहिए ना। बट ठीक है, सबका अपना अपना मेजर करने का तरीका होता है, हो सकता है वो सिर्फ यही देखना चाह रहे हो कि क्योंकि उन्हें लगता है क्या, ये वैसे देखा जाए तो ये हकीकत है, जहां जितनी ज्यादा इनकम होगी वहां का डेवलपमेंट उतना ज्यादा अच्छा होगा, तो वो इस बेसिस पे उसको देख रहा है, बट यहाँ वो बाकी की चीजों को भी कंसीडर कर रहे हैं। ओके, नाउ अब हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ 2 कंट्रीज, ठीक है। दो कंट्री का जो आप देखोगे कंपैरिजन किया जा रहा है, एक कंट्री ए है एक कंट्री बी है। ओके, अब यहाँ ये आपके मान के चलो ये आपके सिटीजन्स है, ठीक है, 5 सिटीजन्स रहते हैं उस कंट्री के अंदर। आई नो दैट 5 सिटीजन्स नहीं रहते, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ की जो लोगों की सैलरी है वो कितनी है, एक की 9,500 है, एक की 10,500 है, थर्ड वाले की 9,800 है, 10,000 है और एक की 10,200 है, ठीक है। लगभग देखा जाए अप्रोक्सीमेटली सबकी जो सैलरी है ना वो सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, किसी का 500 रुपए का डिफरेंस है, किसी का 200-300 रुपए का डिफरेंस है, राइट। अब इसके बाद हम कंट्री बी की बात करते हैं, ठीक है। आप कंट्री बी की देखोगे तो देखो ये जो 4 जने उनको तो 500 रुपए मिल रहा है, सिर्फ उनकी सैलरी कितनी है 500, और जो एक बंदा है ना उसकी सैलरी सबसे ज्यादा जो है 48,000, राइट। जब आप इनका एवरेज निकालोगे ना बच्चा, इनका एवरेज आपको एक जैसा निकलेगा, ठीक है। जब आप इसको सबको ऐड करोगे, ऐड करने के बाद जब इसको डिवाइड करोगे तो जब आप एवरेज फाइंड आउट करोगे तो उसका एवरेज क्या निकलेगा, आपका इसका एवरेज सबका सेम निकलेगा। क्यों सेम निकलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ तो आपका इनकम का बोलना चाहिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवनली है, बट यहाँ इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बट एक जने ने अच्छा खासा पैसा अर्न कर लिया, ठीक है। और यहाँ लोगों ने क्या किया, टोटल देखोगे इनका सेम ही आ रहा होगा, यहाँ लोगों ने मतलब एक तरह से जो इनका अर्निंग इनकम जो है वो उनकी क्या है, सेम है, ठीक है। तो अब यहाँ ये बोला जा रहा है आपका, आप किस चीज को प्रेफर करोगे, कौन सी कंट्री में रहना प्रेफर करोगे, अगर आपसे पूछा जाए या आपके लिए कौन सी कंट्री ज्यादा बेहतर होगी या आपको कौन सी कंट्री ज्यादा अच्छी लगती है, तो ऑब्वियसली बात है आप कंट्री ए के अंदर रहना प्रेफर करोगे, बिकॉज आप नहीं चाहोगे कि आप कंट्री बी के अंदर रहो और आप इस कैटेगरी में आओ जहां आपको कम सैलरी मिले, ठीक है। तो लोग बाग कहाँ रहना प्रेफर करेंगे, कंट्री ए के अंदर प्रेफर करेंगे, क्योंकि कंट्री ए के अंदर जो इनकम है, मंथली इनकम है जो सिटीजन की, वो क्या है, एक तरह से इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ना यहाँ बहुत ज्यादा कोई अमीर है ना ही बहुत ज्यादा कोई गरीब है, सब नॉर्मल अच्छे खासे रह रहा है। ओके, मतलब जो उनका डेली नीड की चीजें वो उनको क्या कर पा रहे हैं, फुलफिल कर पा रहा है। और जो ये बी है उधर तो कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, सारा पैसा एक ही इंसान के पास है, बाकी के पास तो बहुत छोटे छोटे से पैसे हैं। ओके, इवन दो बोथ दी कंट्री हैव आइडेंटिकल एवरेज इनकम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप देखोगे तो इनका जो एवरेज इनकम निकलेगा ना या फिर इनका जो टोटल निकलेगा वो क्या निकलेगा, आइडेंटिकल निकलेगा, ठीक है। कंट्री ए इज प्रेफर बिकॉज इट हैज मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन उसके बाद भी लोग बाग किसको प्रेफर करेंगे, कंट्री ए को प्रेफर करेंगे, क्योंकि वहां का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का वो क्या है, आपका इक्वल है। ओके, नाउ अगर अब हम बात करें कि एवरेज इनकम कैसे निकलता है आपका, तो एवरेज इनकम निकालने का बच्चा तरीका होता है, जितने भी आपको ये सैलरी दिए इन सबको ऐड कर लेंगे, मतलब कि 9,500 ऐड करेंगे, 10,500, 9,800, 10,000, 10,200, इन सबको हम ऐड कर देंगे,
एड ऐड करने के बाद कितनी टोटल पॉपुलेशन है आपकी, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ हम गिन रहे हैं 1 2 3 4 5 पॉपुलेशन है, तो जितना भी हमने ऐड किया है टोटल अमाउंट उसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज इनकम निकल जाएगी। ओके, अब हम देखते हैं क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं, ये तो आपका देख लिया कि एवरेज इनकम कैसे निकलता है आपका, और साथ के साथ में कौन सी कंट्री को हम प्रिफर करेंगे। अब हम क्राइटेरियन की बात करें तो कंट्री विद पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएसए डॉलर 12,276 per annum and above in 2010 are called rich country। ठीक है, अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो बोला जा रहा है जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम कितनी होनी चाहिए, जो यूएसए डॉलर है। ठीक है, हम किससे पर कैपिटा इनकम को किससे मेजर करते हैं, यूएसए डॉलर से मेजर करते हैं। तो यूएसए डॉलर के अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री की अगर इनकम आपकी पर कैपिटा इनकम $12,276 है आपकी, या फिर उससे ज्यादा है, ये हमारा कब का बोला जा रहा है, 2010 के अकॉर्डिंग, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिच कंट्री बोलेंगे। ओके, और अगर उस कंट्री की दोज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ द यूएसए डॉलर 1005 और लेस आर कॉल्ड द लो इनकम कंट्री। और जिस कंट्री की आपकी इनकम जो है वो आपकी इतनी है 1005 रुपीज या फिर उससे कम है, तो वो कौन सी बोलना चाहिए कैटेगरी में आएगा, वो लो इनकम कंट्री की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो यहाँ दो टाइप का बोला जा रहा है आपका, एक तो रिच कंट्री हम किसको बोलेंगे, तो आपको ये याद रखना है कि इतनी आपकी इनकम होनी चाहिए, पर कैपिटा इनकम होना चाहिए। ठीक है, और लो कब बोलेंगे, जब आपकी इतनी होगी। ओके, गॉट इट। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो लो मिडिल इनकम कंट्री के अंदर आता है, मतलब कि बहुत ज्यादा लो भी नहीं है और बहुत ज्यादा रिच भी नहीं, वो लो मिडिल इनकम कंट्री के अंदर आता है, क्योंकि जो उसकी पर कैपिटा इनकम है यूएसए डॉलर के अकॉर्डिंग वो कितनी है, 1340 रुपीज के करीब उसकी पर कैपिटा इनकम है। ओके, नाउ अब हम देखेंगे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। ओके, फॉर अचीविंग डेवलपमेंट गोल ऑफ पीपल डू नॉट only want better income, they also want non material thing like freedom, security and respect of other। ठीक है, इनकम के अलावा, ठीक है, हमने देख लिया क्योंकि हमने वहां देखा था कि वो इनकम के बेसिस पे ही आपका क्या बोलना चाहिए, वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा था, आपको कंपेयर कर रहा था कंट्रीज को। ठीक है, बट इसके अलावा हमने देखा था कि जो आपका यूएनडीपी है वो आपका क्या कर रहा था, इनकम के अलावा भी चीजों को देख रहा था। तो यहाँ भी यही बोला जा रहा है कि हम किसी भी इंसान का जब तक नहीं बोल सकते कि उसने डेवलपमेंट गोल अचीव किया है, जब तक सिर्फ हम उसको इस बेसिस पे कंसीडर नहीं कर सकते कि उसकी इनकम अच्छी है, उसके अलावा भी जो नॉन मटेरियल थिंग्स होती है उसको भी हमें कंसीडर करना पड़ता है, जैसे कि उसको फ्रीडम है या नहीं, उसको सिक्योरिटी है नहीं, रिस्पेक्ट उसको मिल रही है या नहीं मिल रही है, इन सारी चीजों को भी क्या करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है। ओके, फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम इज नीडेड। अगर आप किसी भी नेशन का डेवलपमेंट देखना चाहते हो, मेजर करना चाहते हो, तो आपको क्या पता होना चाहिए, एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम की आपको क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है बेटा। ठीक है, पर कैपिटा इनकम को ही हम एक तरह से क्या बोलते हैं, एवरेज इनकम बोलते हैं। गॉट इट। नाउ अब हम कंपेयर करते हैं, जैसे कि आपका स्टेट है। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया के अंदर 3 स्टेट है, पंजाब, केरला एंड बिहार। ओके, 2009 से लेके 2010 के अकॉर्डिंग अगर हम इनकी इनकम देखें, पर कैपिटा इनकम देखें इनकी, तो क्या है आपकी, अगर इसकी बात करेंगे पंजाब की क्या है 60,746, केरला की अगर हम बात करें तो 59,179, और अगर हम बिहार की बात करें तो 16,715। ये इनकी क्या है, इन तीनों स्टेट की पर कैपिटा इनकम दी गई है। ओके, नाउ per capita income of the selected state, if per capita income were to be used as the measure of the development, Haryana will be considered the most developed and Bihar the least developed state of the three. However, this is not true if we look at other criteria। ठीक है बच्चा, क्या बोला जा रहा है यहाँ आपका कि वो या तो आप है ना इसको पंजाब की जगह हरियाणा कर लो या फिर वहां पंजाब कर लो। ठीक है, वो धोखे से मिसप्रिंट हो गया आपका। ठीक है, या तो आप इसको चेंज कर लो, पंजाब की जगह यहाँ हरियाणा कर दो, या फिर वहां आप पंजाब कर लो। ओके, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है बच्चा, अगर हम सिर्फ इनकम के बेसिस पे देखेंगे, ठीक है, तो इनकम के बेसिस पे देखेंगे तो सबसे ज्यादा हमें कौन सा देश, मतलब सबसे ज्यादा स्टेट कौन सा ज्यादा डेवलप दिखेगा, हमें पंजाब दिखेगा। ठीक है, लेकिन
अगर हम इसके साथ अदर क्राइटेरिया भी देखते हैं तो हम तब हम मतलब प्रॉपर वे में बता पाएंगे कि कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा डेवलप है। या हमने किसके बेसिस पे बोला जो पंजाब है आपका वो सबसे ज्यादा डेवलप है, क्यों? क्योंकि वहां की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। लेकिन हमने देखा था कि हमें अदर क्राइटेरिया भी क्या करने हैं, देखने हैं। ओके, सो अब हम कंपेयर करते हैं टोटल किसको, आपका पंजाब, केरला एंड बिहार को। ओके, जब हम पंजाब, केरला एंड बिहार को मेजर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं उनके डेटा को, तो क्या बोला जा रहा है, पंजाब की बात करें तो उसका IMR जो है आपका वो कितना है, आपका 34 है। ठीक है, 34% है आपका। एक तरह से ये बेटा किसके अकॉर्डिंग बताया गया है, 1000 पर के अकॉर्डिंग बताया गया है, 2000 के अकॉर्डिंग ये आपका डेटा है। IMR की अगर मैं बात करूं तो आपका इन्फिनिटी मॉर्टेलिटी रेट, ठीक है, ये आपका पंजाब का कितना है, 34% है। केरला की बात करें तो आपका 13% है, और बिहार की बात करें तो 48 है आपका। ओके, अगर हम लिटरेसी रेट देखें आपका 2001 में पंजाब का था 70%, 2010 में था आपका 76.68%, केरला का 91 एंड 93.91%, 47, 63.82%। ठीक है, ये उनके लिटरेसी रेट दिए गए हैं। इसके अलावा आपका ये बताया गया है जो आपके 1 से लेके 5th क्लास के बच्चे हैं उनका, ठीक है, उन्हें कितने जनों ने एनरोल करवाया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट कितने जने टोटल, मतलब देखा जाएगा कितने जने टोटल अटेंड करते हैं स्कूल को। ठीक है, तो वो कितना है, 82%, 91 एंड 72%। नाउ इस बेसिस पे अगर हमने देख लिया कि उसका इनकम, तो हमने देखा था किसका क्या है, इनकम के साथ साथ जो पर कैपिटा इनकम था वो तो हमने देख लिया, लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है बाकी की जो आपकी क्राइटेरिया है उस पर भी हमने क्या किया, फोकस किया। अब इसके बेसिस पे देखेंगे कि अब हम किस स्टेट को सबसे ज्यादा डेवलप स्टेट बोलेंगे। ओके, सो इन दिस केस, जो कि आपने ऊपर अभी टेबल मैंने आपको बताया था, द फर्स्ट कॉलम शो दैट इन केरला आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन बोर्न 12 died before completing 1 year of age, but in Haryana the proportion of children, आपको बेटा वो आप पंजाब की जगह दोनों जगह हरियाणा कर लेना। ओके, हरियाणा द proportion of children dying within 1 year of the birth was 36, which is 2 times more than that of Kerala. The number is Bihar, कितना है वो आपका 44 है। ठीक है, अगर हमने ऊपर वाले टेबल को देखा है बच्चा, तो उसके अंदर क्या बोला जा रहा है, आपका जो इन्फिनिटी बोलना चाहिए, आपका मॉर्टेलिटी जो रेट है, आपका इन्फिनिट मॉर्टेलिटी रेट जो है आपका वो कितना है, केरला में हम देखेंगे तो वो वहां सिर्फ 1000 पे कितने बच्चे मर रहे हैं, 12 बच्चे मर रहे हैं। ठीक है, इन्फिनिटी मॉर्टेलिटी का रेट का मतलब ये होता है बच्चा आपका कि जिन बच्चों ने जन्म लिया, ठीक है, जिनका बर्थ हुआ, तो वो 1 साल तक कितने बच्चे जिंदा रह पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं 1 साल के पहले ही बिकॉज ऑफ एनी रीजन वो क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसी को हम इन्फिनिट मॉर्टेलिटी रेट बोलते हैं। ठीक है, IMR। ओके, इसी को हम IMR बोलते हैं। ओके, तो ये देखा जा रहा है, अगर हम बात कर रहे हैं केरला की तो वहां कम बच्चे मर रहे हैं, राइट, 12 बच्चे मर रहे हैं। और यही अगर हम बात करें आपकी हरियाणा की, तो हरियाणा में कितने बच्चे की डेथ हो रही है, 36 बच्चों की डेथ हो रही है। और बिहार के अंदर उसका नंबर क्या है, और ज्यादा है, 44 है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया हमने देखा। दूसरे में अगर हम देखें जो केरला है उसका जो लिटरेसी रेट है वो कितना है आपका 94%। ऑब्वियसली बात है, लिटरेसी रेट तो आपका ज्यादा होना ही चाहिए। हरियाणा का आपका 82 है और बिहार का आपका 62 है। ओके, नाउ थर्ड कॉलम में अगर हम देखें कि जो आपके बोलना चाहिए एक तरह से बच्चे हैं जो कि 14 से 15 ईयर के बच्चे हैं, वो कितने बच्चे आपके बोलना चाहिए स्कूल को अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, द लास्ट कॉलम शो दैट इन केरला 83 चिल्ड्रन आउट ऑफ 100 एज 14 to 15 are not attending school beyond class 8 which is greater than higher 61 and Bihar 43। ठीक है, तो अगर हम जब ये देख रहे हैं उनका कि कितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं कितने बच्चे अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो इसमें भी सबसे ज्यादा अच्छा कौन बोला जा रहा है, आपका केरला बोला जा रहा है। ठीक है, केरला में आपके 83 बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके अटेंड कर रहे हैं स्कूल को। और इसके अलावा अगर हम हरियाणा के अंदर देखें तो वो 61 एंड 43 है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके कम है नंबर्स। ओके,
तो यहाँ हमने अगर इनकम के अलावा, अगर हमने इनकम के बेसिस पे देखा था तो हरियाणा जो था वहां की इनकम सबसे ज्यादा थी, राइट। लेकिन अगर हम इनकम के अलावा हमने जहाँ का बोलना चाहिए एक तरह से हेल्थ को कंसीडर किया आपका, इसके अलावा आपका जो लिटरेसी रेट है, एजुकेशन जो है, उनको जब हमने कंसीडर किया तो हमने देखा कि जो आपका डेवलप स्टेट है वो कौन सा कहलाएगा, वो आपका केरला कहलाएगा। ओके बच्चा, गॉट इट, समझ में आया आपको? नाउ अब हम देखेंगे आपकी कुछ डेफिनेशन, जैसे कि पर कैपिटा इनकम। If we are talking about the per capita income, so it means is the average income obtained as the ratio between national income and the population of the country। ठीक है, ये क्या बोला जा रहा है, आपका जो पर कैपिटा इनकम है वो एक तरह से आपकी एवरेज इनकम है जो कि ऑब्टेन किया जाता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं वो रेशियो है। किसका रेशियो है? आपका नेशनल इनकम और जितनी पॉपुलेशन है उसका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि आपकी जो नेशनल इनकम है वो कितनी है, 10,000 है। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। ओके, तो वो आपकी कितनी है, 10,000 है, और आपकी टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है, मान के चलो 10 है। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है आपकी, 10 है। तो जो आपकी पर कैपिटा इनकम या जो एवरेज होगा वो कितना निकलेगा, वो 1000 रुपीज निकलेगा। गॉट इट बच्चा, समझ में आया कैसे हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं? ओके, और ये जो लिखने का तरीका है, राइट, ये कि जो हमने अपॉन में लिखा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। तो रेशियो किसका है ये, एक तो नेशनल इनकम जो है वो, और जो ये पॉपुलेशन है उसका। गॉट इट, समझ में आया? नाउ अब हम किसकी बात करते हैं, अब मैं पहले इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ, बिकॉज कहाँ गया ये, बार बार गुम जाता है ना, जिसके कारण आपको प्रॉपर ओ आपको प्रॉपर क्या हो जाए, समझ में आ जाए, वरना आपको ये होश होश दिख रहा होगा ना। ना, ठीक है, अब हम देखेंगे, अब हमने ये तो देख लिया बच्चा कि आपका बोलना चाहिए एक तरह से कि जो नेशनल वो आपका जो पर कैपिटा इनकम है वो नेशनल इनकम एंड पॉपुलेशन का रेशियो है। ठीक है, तो अब हमने पॉपुलेशन का मीनिंग तो हमें पता है क्या होता है, अब हमें नेशनल इनकम क्या होता है वो देखना है। ठीक है, तो इट इज अ मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय अ कंट्री ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो नेशनल इनकम क्या होता है आपका, एक तरह का ये मनी वैल्यू होता है। क्या होता है ये आपका मनी वैल्यू होता है जो आपके फाइनल गुड एंड सर्विस से प्रोड्यूस किया जाता है कंट्री का। ठीक है, जो कंट्री है वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हुई है उससे जो भी आपका पैसे निकले, मनी वैल्यू जो निकली है आपके अकाउंटिंग ईयर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, जो भी आपका अकाउंटिंग ईयर होता है, एज यू नो दैट हमारा मार्च से अप्रैल होता है, तो जो भी आपका अकाउंटिंग ईयर होता है उसमें जो भी आपका फाइनल गुड एंड सर्विस जितना भी हुआ है, जितना भी प्रोवाइड किया गया, उससे क्या मनी निकली है आपकी, कितना पैसा आया है, फाइनली जो वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। ओके, नाउ अब हम देखेंगे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होती है। ठीक है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो वर्ल्ड बैंक होता है वो आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को तैयार करता है, तो वो क्या होता है, तो अगर हम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करते हैं तो प्रिपेयर्ड बाय वर्ल्ड बैंक टू क्लासिफाई कंट्री बेस्ड ऑन देयर पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होता है वो किसके थ्रू बोलना चाहिए, एक तरह से प्रिपेयर किया जाता है, वर्ल्ड बैंक के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं कंट्री को उनकी पर कैपिटा इनकम के थ्रू। ओके, क्लासिफाइंग कंट्री बेस्ड ऑन देयर पर कैपिटा इनकम, जो भी उनकी पर कैपिटा इनकम है उनके बेसिस पे एक रिपोर्ट निकाली जाती है, एक रिपोर्ट जारी की जाती है वर्ल्ड बैंक के थ्रू, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बोलते हैं। अब ये जो हमारा वो इन्फेंट मोरलिटी रेट, अब हम देखेंगे जो हमारा IMR है, इन्फेंट मोरलिटी रेट है, वो क्या होता है, इट मीन्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लिव बर्थ इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, सॉरी पर्टिकुलर ईयर, यहाँ क्या बोला जा रहा है, ये आप प्रोपोर्शन कैसे निकालते हो, 1000 पे कितने बच्चे आपके जिंदा है और कितने मर गए। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आपके इन्फिनिट मोरलिटी रेट बोलते हैं, IMR बोलते हैं। समझ में आया, IMR किसको बोलते हैं बेटा, IMR आपको 1000 मान के चलो, आपके 1000 बच्चों ने जन्म लिया है, बर्थ लिया है, उस पर कितने की डेथ हो गई है, कितने लोगों की, कितने बच्चों की डेथ हो गई है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिट मोरलिटी रेट बोलते हैं। इसका जितना ज्यादा ये इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा खराब होगा, और जितना ज्यादा इसका रेट कम आएगा उतना ही क्या होगा, ये अच्छा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जितने बच्चे कम मरेंगे उतना ही अच्छा होगा ना।
नाउ अब हम देखेंगे लिटरेसी रेट. इट मेजर द proportion of literacy population in the 7 and above age group. ठीक है, लिटरेसी रेट की अगर हम बात करते हैं तो इसको मेजर किया जाता है एक तरह से. किस प्रोपोर्शन में मेजर किया जाता है आपका, कि जो भी आपकी 7 से ज्यादा एज के जो बच्चे हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं उसके बेसिस पे. क्योंकि क्या है, 7-6 क्लास तक तो पेरेंट्स जो होते हैं वो भेज देते हैं, ठीक है. लेकिन उसके बाद अगर बच्चे बड़े होने लगते हैं तो क्या होता है, जिनके यहाँ बोलना चाहिए मतलब पैसों की प्रॉब्लम होती है, इनकम ऑफ सोर्स नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, वो फिर उसके बाद बच्चों को नहीं भेजते. ओके, इसलिए बोला जा रहा है 7 या उससे अबव वाला जो एज ग्रुप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लिटरेसी रेट बोलते हैं. अब हम देखेंगे नेट अटेंडेंस रेशियो, कि नेट अटेंडेंस रेशियो होता क्या है आपका. इफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 10 अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप. ठीक है, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है आपका बच्चा, इट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज. ये क्या है आपका, एक तरह से टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टोटल नंबर ऑफ नंबर है किसका, बोलना चाहिए एक तरह से 6 से लेके 10 क्लास के बच्चों का, जो कि उसमें से इनरोल जितनों ने किया है वो तो ठीक है, लेकिन अटेंड कितने कर रहा है वो. ओके, तो यहाँ आपका क्या होता है एक तरह से कि कितने बच्चों ने आपका इनरोल किया और कितने बच्चे स्कूल में एडमिशन तो ले लिया बच्चों ने, लेकिन उसके बाद आ नहीं रहे. तो ऑब्वियसली बात है वो आएंगे नहीं तो भी वो लिटरेट थोड़ी नहीं रहेंगे. ठीक है, उनके पास एजुकेशन ही नहीं मिलेगी उन्हें. तो आपका नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है आपका, कि जितने बच्चों ने एनरोल किया उसमें से कितने बच्चे आ रहे हैं. ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे पब्लिक फैसिलिटी की बात करेंगे. ओके, सो फैसिलिटी विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट कंसिडर एज पब्लिक फैसिलिटी लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, कम्युनिटी हॉल, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड एसेट्रा. ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है आपका, पब्लिक फैसिलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल गवर्नमेंट स्कूल बनाती है या स्कूल प्रोवाइड किए जाते हैं, हॉस्पिटल बना के देती है गवर्नमेंट, कम्युनिटी हॉल बना के देती है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है. तो ये सारी फैसिलिटी या जो भी फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक फैसिलिटी बोलते हैं. As we know that Punjab has more income than the average person in Kerala, but Kerala has a low infinity mortality rate because of the better public system like public distribution system which provide health and nutrition state of the state. ठीक है, अब यहाँ बोला जा रहा है कि देखो कैसे पब्लिक जो फैसिलिटी है ना उसके कारण आपका जो स्टेट है उसके अंदर कितना ज्यादा डेवलप होता है. ठीक है, जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है जो पंजाब है आपका, ठीक है, ये जो आपका पंजाब है वहां का हमने देखा था कि वहां का जो इनकम है वो केरला के कंपैरिजन में क्या था, ज्यादा था. राइट, पंजाब की जो इनकम थी आपकी वो क्या थी, केरला के कंपैरिजन में आपकी ज्यादा थी. बट केरला का जो इन्फिनिटी मोरालिटी रेट था, IMR था, वो क्या था आपका, कम था. ठीक है, वहां जो बच्चे थे वो ज्यादा नहीं मरते थे. ठीक है, वो कम मरते थे वहां. ठीक है, तो उसके पीछे का रीजन क्या बोला जा रहा है कि वहां की जो गवर्नमेंट है ना वो जो बेसिक फैसिलिटी है ना वो अच्छे से प्रोवाइड कर रही थी. जैसे कि आपका एक होता है आपका पब्लिक सिस्टम लाइक आपका होता है पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो वहां के लोगों ने, वहां की जो गवर्नमेंट है, एक तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोवाइड किया, साथ के साथ में जिसके कारण क्या हो सके, अगर उन्हें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब राशन एंड ऑल जो प्रोवाइड किया जाता है, वहां की जो गरीब जनता होती है उसको राशन कम से कम दान में वो कम से कम प्राइस में दिया जाए, जिसके कारण सब लोग एटलीस्ट प्रॉपर खाना खा सके. ठीक है, वो प्रोवाइड किया जाता है आपका. साथ के साथ में हेल्थ पे ध्यान दिया जाता है और न्यूट्रिशन स्टेट पे ध्यान दिया जाता है. ठीक है, तो अगर किसी भी स्टेट का इनकम के साथ साथ आप उसको हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस पे भी अगर आप उसके ध्यान दोगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा. यहाँ आपका पंजाब और केरला का क्या दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है. ओके बच्चा, नाउ वी नीड पब्लिक फैसिलिटी बिकॉज वी आर नॉट एबल टू परचेज ऑल थिंग बाय मनी. इसके अलावा हमें पब्लिक फैसिलिटी की इसलिए भी जरूरत होती है क्योंकि सारी चीजें हम खरीद नहीं सकते बच्चा. ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम खरीद नहीं सकते, उस पर हमें ध्यान देना पड़ता है. जैसे कि अगर आपको मान के चलो आपके पास कितना ही पैसा है, कितना ही सब कुछ क्यों ना, लेकिन अगर आपके पास मान के चलो बहुत पैसा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास 4 व्हीलर बहुत सारी है, आपके पास क्या बोलना चाहिए, BMW है, मर्सिडीज है, बहुत सारी आपके पास 4 व्हीलर है, बट वहां के जो रोड है वही अच्छे नहीं है तो आप 4 व्हीलर का क्या करोगे, धचके तो तब भी लगेंगे ना. तो इसलिए बोला जाता है कि कुछ चीजें पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी तभी
चीजें होंगी, क्योंकि हम सारी चीजें पैसों से नहीं खरीद सकते। ओके, इसका एग्जांपल दिया गया, वी कैन नॉट एबल टू बाय अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ मनी। जैसे कि अगर आपके पास पैसा है तो आप पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते। ओके, नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI देखेंगे अब हम। सो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश बाय UNDP। जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, किसके थ्रू पब्लिश की जाती है, UNDP। तो बच्चा एक तो आपको ये पता होना चाहिए, HDI का फुल फॉर्म पता होना चाहिए और UNDP का भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। हमने कुछ टाइम पहले ही UNDP का मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था, अगर आपको याद हो तो मुझे कमेंट करके बताओ कि UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, नाउ इट इज यूज टू मेजर हाउ डेवलपमेंट हैज इम्प्रूव इन ह्यूमन लाइफ। हम क्या कर सकते हैं, हमें उसको मेजर मतलब मेजर करके हम बता सकते हैं कि लोगों की लाइफ के अंदर कितना इंप्रूवमेंट हुआ है या कितना डेवलप हुआ है, ठीक है, या उनकी लाइफ कितनी इंप्रूव हुई है। ओके, कंट्री कंपेयर बेस्ड ऑन द एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या करता है, ये कंट्री को कैसे कंपेयर करता है, उसके एजुकेशन लेवल से, ठीक है, साथ के साथ में उसका हेल्थ स्टेटस कैसा है वो, और पर कैपिटा इनकम। ये तीनों चीजों को लेने के बाद ही क्या करता है वो कंट्री को कंपेयर करता है। ओके, अब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक की अगर हम बात करें तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, एनरोलमेंट रेशियो फॉर प्राइमरी हायर एंड सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि किसी एक कैटेगरी में बच्चे या किसी एक सेक्शन के अंदर बच्चे कितने हैं, हमें तीनों चीजों को लेनी है। मतलब कि प्राइमरी सेक्शन को भी देखना है, हायर को भी देखना है और सेकेंडरी को भी देखना है। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं जो भी आपका 5th टू एक तरह से बोलना चाहिए आपका क्या बोलते हैं 12th क्लास तक का जो पूरा डेटा होता है सबको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। ओके, इसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी देखी जाती है कि किसकी कितनी लाइफ है, ठीक है, मतलब हेल्थ वेल्थ वो सारी चीजें इसके अंदर एक तरह से हम बोल सकते हैं कवर हो सकती हैं आपकी, ठीक है। तो ये दोनों चीजें भी देखी जाती हैं आपकी। साथ के साथ में आपका क्या बोला जा रहा है, द मैटर ऑफ द GDI is more better than the World Bank criteria as HDI look for overall development not only income। ओके, तो हमने ये तो देख ही लिया है कि जो HDI है वो सिर्फ इनकम को कंसीडर नहीं करता है कंपेयर को, वो कंट्री को कंपेयर करने में बाकी चीजों को भी क्या करता है वो कंपेयर, मतलब बाकी क्राइटेरिया को भी क्या करता है वो देखता है। ओके, तो इसलिए बोला जा रहा है जो HDI है वो ज्यादा अच्छा फॉर्म है आपका कंपेयर करने का कंपैरिजन टू वर्ल्ड बैंक क्राइटेरिया, ठीक है। जो HDI का क्राइटेरिया है वो ज्यादा अच्छा है, क्यों, क्योंकि हम उस कंट्री की ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर पा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ इनकम की बात नहीं कर पा रहे हैं, हम ओवरऑल की उनकी हेल्थ से लेके एजुकेशन से लेके हर चीज को हम क्या कर रहे हैं एक तरह से देख रहे हैं और मेजर कर रहे हैं। ओके, 189 कंट्री आर जज एंड इट इज सरप्राइजिंग दैट श्रीलंका हैज बेटर रैंकिंग जो कि है 76 देन इंडिया 130, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, अगर हम इसकी बात करें तो 189 कंट्री इसके अंदर क्या की गई है, जज की गई है, इसको कंपेयर किया गया है, जिसके अंदर इंडिया की रैंक कितनी है 130 रैंक है। और अगर हम इसको अपनी नेबर कंट्री के साथ देखें तो श्रीलंका जो है हमारे इंडिया से काफी अच्छी है, क्योंकि श्रीलंका की रैंक कितनी है आपकी 76 है। ओके बच्चा, नाउ अब हम देखेंगे बॉडी मास इंडेक्स BMI क्या होता है आपका। ओके, सो बच्चा बॉडी मास इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है, इट इज अ वे टू फाइंड नरिशमेंट लेवल इन एडल्ट, ठीक है। BMI के थ्रू हम जो एडल्ट हैं उसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि उनके अंदर कितना, मतलब वो खाना प्रॉपर खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, नरिशमेंट लेवल जो होता है आपका उसको हम क्या कर सकते हैं, इन शॉर्ट चेक कर सकते हैं। ओके, BMI का जो आपका बोलना चाहिए फॉर्मूला होता है वो होता है वेट, जो कि हम केजी के अंदर लेते हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं आपकी हाइट से, ठीक है। तो आपका जितना वेट है उसको आप क्या करोगे, हाइट से डिवाइड करोगे तो आपका BMI निकल जाएगा। अब उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि वो आपका अंडर नरिश्ड है या ओवर नरिश्ड है या फिर आपका प्रॉपर है, ठीक है। अगर आपका BMI 18.5 से आता है, ठीक है, 18.5 से क्या आता है आपका कम आता है, तो आप क्या कहलाओगे, आप अंडर नरिश कहलाओगे। गॉट इट। अगर आपका BMI आपकी मान के चलो हाइट, जो भी आपकी मान के चलो हाइट है 60 है, सॉरी हाइट बोल रही हूँ, आपका वेट 60 है, ओके,
और जो आपकी हाइट है वो आपकी हाइट कितनी है 5 है, नहीं आपकी हाइट में ज्यादा मान लेती हूँ एक तरह से, आपकी हाइट जो है वो आपकी हाइट है 8 मान लो, वैसे ऐसे इतनी होती तो नहीं है किसी की, बस या फिर मान के चलो जो ये आपका है वेट, मैं आपका है ना यही अलग ले लेती हूँ ना, क्या बोलते हैं वेट कम ले लेती हूँ, ठीक है। सो इन दिस केस क्या बोला जा रहा है, आपका जो आपकी हाइट है वो सॉरी जो आपका वेट है, मान के चलो आपका वेट है वो 40 kg है, राइट, ओके। और जो आपकी हाइट है वो आपकी कितनी है, वो आपकी है 6 मीटर, ठीक है। तो अब जब आप 6 को 40 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा बेटा, ये आपका या फिर 6 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 6, ठीक है, 6.6 के करीब आएगा, राइट, जो कि एक तरह से 18.5 से बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। मैंने सिर्फ ये एग्जांपल दिया है आपको कि ऐसा होगा, आप अपनी हाइट अपने वेट को हाइट से डिवाइड करिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपका बीएमआई कितना है, ठीक है। उसके बेसिस पे मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन अंडर नरिश्ड है और कौन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं आपकी बात कर रही हूँ तो जो बीएमआई है वो कितना है आपका, लेस देन 18.5 है। अगर किसी भी इंसान का बीएमआई लेस देन 18.5 होता है तो वो अंडर नरिश्ड होता है, ओके बच्चा। नाउ इफ बीएमआई इज मोर देन 25% इज ओवरवेट, और अगर आपका बीएमआई 25 से ऊपर है तो आप ओवरवेट होते हो, ठीक है। इट मीन्स इससे क्या समझ में आता है, आपका कितना होना चाहिए 18.5 से लेके 25 तक के बीच में आपका बीएमआई होना चाहिए, तो आपका जो नरिशमेंट लेवल है वो क्या आता है, आपका परफेक्ट रहता है। अगर 18.5 से कम है तो आप अंडर नरिश कहलाओगे और 25 से ज्यादा है तो आप ओवर वेट कहलाओगे, ओके बच्चा। नाउ अब हम देखेंगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, ओके। वैसे तो आप ज्योग्राफी में भी पढ़ चुके हैं बट इसके अंदर थोड़ा सा देखते हैं क्या डिफरेंस है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन विथ एट द सेम टाइम सस्टेनिंग द एबिलिटी ऑफ नेचुरल सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है हमें ह्यूमन की डेवलपमेंट पे तो ध्यान देना है, उनको तो हमें करना है, लेकिन साथ के साथ में हमें सेम टाइम पे टाइम को सस्टेन भी करना है एबिलिटी ऑफ नेचुरल सिस्टम को, ठीक है। जो भी नेचुरल सिस्टम है उसको भी क्या करना है, हमें सस्टेन करने की जरूरत है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम उसको किससे रिफर कर रहा है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन से रिफर कर रहा है, विथ एट द टाइम सस्टेनिंग द एबिलिटी ऑफ नेचुरल सिस्टम। और साथ के साथ में हम क्या देख रहे हैं, वो भी उसको भी सस्टेन कर रहे हैं एबिलिटी ऑफ नेचुरल सिस्टम को, ओके। इट इज हेल्पफुल टू फुलफिल द नीड ऑफ द ह्यूमन बीइंग विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ऑब्वियसली बात है कि आपको आज की नीड भी फुलफिल करनी है, बट आपको रिसोर्सेस को या नेचुरल सिस्टम जो है उनको आपको इस हिसाब से यूज करना है कि जिसके कारण आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको भी क्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नाउ for sustainable development we have to use non-renewable resources like carbon based originally designed fuel for the quantity how much we need it, ठीक है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या बोला जा रहा है, हमें क्या यूज करना चाहिए, वी हैव टू यूज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या यूज करना चाहिए, हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करना चाहिए, लाइक कार्बन बेस्ड ओरिजिनल डिजाइन फ्यूल। जो कि कार्बन बेस्ड ओरिजिनल डिजाइन फ्यूल होता है वो किसके लिए, क्वांटिटी के लिए, कि जितनी हमें नीड है उसका ही हमें क्या करना चाहिए, उतने का ही हमें यूज करना चाहिए, ओके। Some renewable resources like groundwater like take long time for replenish, क्योंकि जो ये आपके renewable resources होते हैं, आपके जो रिन्यू तो होते हैं, ऐसा नहीं है जो आपका ग्राउंड वाटर है वो रिन्यू नहीं होता, रिन्यू तो होता है लेकिन उनको क्या लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, ओके। और कुछ रिसोर्सेज तो होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि आपका मैंने बताया आपका फ्यूल जो क्या होता है उसको तो करने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए बोला जा रहा है हमें जितनी जरूरत होती है या हमें हमारी नीड के अकॉर्डिंग यूज करना चाहिए, हमें उसको फालतू में वेस्ट नहीं करना चाहिए, ओके बच्चा। अब तो क्या ही कोई फ्यूल को फालतू में वेस्ट करता होगा, क्योंकि अभी तो फ्यूल के रेट आपको पता ही है कितने हाई हो गए, ठीक है। सो वी शुड यूज दैट रिसोर्स इन फाइनाइट क्वांटिटी, ठीक है। और हमें उन रिसोर्सेज को कैसे यूज करना चाहिए, हमें एक फाइनाइट क्वांटिटी के अंदर यूज करना चाहिए, ओके। हमें बिना बात में उसका यूज नहीं करना चाहिए, ओके। नाउ सो बच्चा ये था आपका इकोनॉमिक का फर्स्ट लेक्चर का वन शॉट वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है,
आपको अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ के साथ में प्रेस करना है बेल आइकन पे, जिसके कारण आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप मेरा जब भी आप मेरा वीडियो देखते हैं, अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, आपको समझ में आया, तो आपको क्या करना है, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है बच्चा। ओके। और अगर आपको लगता है इसके बाद आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है, या आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है, या आपको कोई स्पेशल टॉपिक समझना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका जो भी डाउट होंगे या जो भी टॉपिक आपको समझना होगा वो मैं आपको क्या कर दूंगी, आपको नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक पे या उन्हीं डाउट के ऊपर बना दूंगी। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, या थोड़ी देर बाद ही मैं आने वाली हूँ आपके एमसीक्यूज के साथ। ओके, चलो बाय बाय।